नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज करता है। तो देखिए जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो यानी कि जो ऑप्शन जो स है वो आपका करेक्ट आंसर। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, तो देखिए सोडियम जो है 11 नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, जबकि इसकी द्रव्यमान संख्या 23 है। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो देखिए वाटर का फॉर्मूला है H2O और इसका जो मोलर भार होता है वो होता है 18। तो यानी कि 36 ग्राम के अंदर जो हो गए 2 मोल होंगे, 1 मोल बराबर 18 ग्राम, तो 36 ग्राम बराबर 2 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर द्रव्यमान है वो हम निकालते हैं। CO2 का मोलर द्रव्यमान, देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो टोटल जो आया हमारा आया 44, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 44 है। तो यानी कि जो ऑप्शन जो यहाँ पे द है वो आपका करेक्ट आंसर है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है, तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaCl2। ओके, CaCl2। पीतल जो है निम्न की मिश्र धातु है, तो देखिए पीतल के अंदर होता है कॉपर प्लस जिंक, यानी कि कॉपर प्लस जिंक, यानी कि जो ऑप्शन जो द है इसमें कॉपर 70% होती है जबकि जिंक 30% होता है। इसका रेशो जो है ब्रास यानी कि पीतल का निर्माण करता है। तो ये जो आज का जो क्लास है ये 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। 10th क्लास के सभी बच्चे इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो देखिए किसी अम्ल का pH संभवतः होगा, तो देखिए एसिड जो होता है उसका जो pH होता है वो होगा, तो अम्ल का pH होगा यहाँ पे देखिए 7, ये न्यूट्रल का होता है, 11 ये है बेसिक नेचर का क्योंकि 7 से ऊपर है। तो यहाँ पे अम्ल का pH 7 से नीचे, यानी कि जो ऑप्शन अ है यानी कि 2 होगा। ब्यूटेनॉल, तो देखिए यहाँ पे ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल यानी कि यहाँ पे कार्बन की जो संख्या है वो है 4 प्लस पीछे OH जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये एल्कोहल समूह है। तो ब्यूटेनॉल कौन से समूह के अंदर आएगा, एल्कोहल समूह। और इसका जो फॉर्मूला है ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला है, देखिए पीछे पीछे आपको OH करना है, ओके, और आगे एल्किल समूह यानी कि जो 4 कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है यहाँ पे 4 दूआ 8 में एक और जोड़ दीजिए 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कीटोन के लिए ओन लगता है और एल्डिहाइड के लिए एल लगेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल लगता है। तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल का पूछा गया है, तो ब्यूटेनॉल C4H9OH। ओके, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है, तो देखिए सोडियम जो धातु है जल से जब अभिक्रिया करती है तो वो मेटल जब वाटर के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है। तो यानी कि जो सोडियम मेटल है जब वाटर के साथ क्रिया करती है, देखिए इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये जो सोडियम मेटल है Na, जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है H2O के साथ तो ये बना लेगा सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, यानी कि जो सोडियम ऑक्साइड है ये क्या होगा, ये एल्कली नेचर का होगा, यानी कि बेसिक नेचर का होगा। और साथ ही साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और इसके कारण जो सोडियम है ये आसानी से आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो चुका है हमारा। अगला है H2+O2 या बराबर H2O, ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बन रहा है। जब 2 क्रियाकारक जुड़ते हैं जैसे A+B और एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है संयोजन, जबकि अगर इसका उल्टा होता है तो वो वियोजन है। सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्या है, तो देखिए सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक इकाई है सेल यानी कि कोशिका। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला है हमारे क्वेश्चंस, चलते हैं आगे की तरफ। मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या, तो देखिए मुर्गी का अंडा है, शतुरमुर्ग का अंडा, ये अपने आप में सिंगल सेल है यानी कि कोशिकाओं की संख्या एक ही है इसमें। जल किस अवस्था में पाया जाता है, तो देखिए जल जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है।
आगे क्वेश्चन सभी मज़ेदार हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और अन्य स्टूडेंट्स तक भी शेयर करते रहिए। नेक्स्ट है दालों व दूध में मुख्यतः पोषक तत्व हैं। तो देखिए दाल जो है उसके अंदर होता है प्रोटीन, दूध के अंदर भी होता है प्रोटीन। ओके, विटामिन सी के स्रोत हैं। देखिए विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है, तो नींबू, आंवला और संतरा। आंवला इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी। कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैला कहते हैं, यानी कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो देखिए जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, इसको सुसाइड बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। ओके, आत्मघाती थैली जो शरीर की यानी कि कोशिका की, ये जो सुसाइड बैग कहलाती है। पुष्प में स्त्री केसर के भाग है। तो देखिए स्त्री केसर के अंदर क्या आएगा, देखिए जो स्त्री केसर होता है उसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो इसमें अंडाशय भी आएगा, वर्तिकाग्र भी आएगा और वर्तिका भी आएगा। तो यानी कि ये स्त्री केसर के भाग है। इसको हम विद डायग्राम भी आपको समझा देते हैं। देखिए ये जो है, ये पिस्टिल जो है, इसको स्त्री केसर का हम भाग कह सकते हैं। ये नीचे नीचे थैलेमस है, और ये जो है ये ऊपर ही ऊपर है स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि वर्तिका, ये स्टिग्मा है, और ये है स्टाइल, और ये है नीचे नीचे वाला जो है ये है ओवरी, और ये है ओवेरी। तो ये जब सब सारी स्ट्रक्चर कहलाती है तो इसको हम कहते हैं पिस्टिल। तो जो पिस्टिल है वो स्त्री केसर का भाग है। ये यानी कि ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीनों मिलके जो फीमेल वाला जो पार्ट है प्लांट का, यानी कि फ्लावर का फीमेल पार्ट बनाते हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है स्टिग्मा। और इसी पर पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं, यानी कि जब पोलिनेशन होता है तो जो एंथर जो होते हैं, उन एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो कि एंथर एक प्रकार का स्टेमेन जो कि मेल पार्ट है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इधर ही ट्रांसफ़र होते हैं जब पोलिनेशन होता है तब। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है। तो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तीनों पुष्प के स्त्री केसर यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे सभी क्वेश्चन मज़ेदार हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी और आने वाली एग्जाम की दृष्टि से भी। नेक्स्ट देखिए, लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर व मादा जननांगों में बनने वाली अगुणित कोशिकाएं कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे हैप्लॉइड सेल है, तो हैप्लॉइड सेल को हम कहते हैं गैमेट यानी कि युग्मक कहते हैं, और युग्मक यानी कि जो मेल युग्मक कौन है वो है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और फीमेल युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट कौन है वो है अंडाणु। तो ये हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती है, और जब ये हैप्लॉइड कोशिकाएं आपस में मिलती है तो वापस से डिप्लॉइड कोशिकाएं बन जाती है, यानी कि युग्मनज जब बनता है तो वापस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं डिप्लॉइड हो जाते हैं। मेंडल ने अनुवांशिकता के जो प्रयोग है वो किस पर किए थे, तो उन्होंने मीठी मटर पर यानी पायसम सटाइवम पर किए थे। ओके, मनुष्य में नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या पूछी गई है, तो 23 जोड़ी होते हैं यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं, तो इसे बल कहते हैं। तो यानी कि फोर्स लगता है जब इस पर धक्का लगता है या खिंचाव होता है। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या यानी कि एक सेकंड में कंपन की संख्या, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि आवृत्ति कहते हैं। ओके, न्यू से इसको डिनोटेड किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। न्यू ये वी जैसा होता है लेकिन इसका थोड़ा झुका हुआ रहता है, ये इस तरह से। ओके, तो ये याद रखना है। अगला, ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं है, तो देखिए ठोस में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है ध्वनि की, द्रव में भी होती है और गैस में भी। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है, यानी कि वैक्यूम जो होता है उसमें साउंड ट्रेवल नहीं करती है। कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि, देखिए कार्य करने की क्षमता उसको ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की जो दर है उसको शक्ति कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है P बराबर W/T, यानी कि पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, वो है सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन रेंजिंग। एक ऐसी युक्ति है जिसमें दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए किसी प्रकार की ध्वनि का यूज़ करते हैं। तो इसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड तरंगों का यूज़ किया जाता है। ओके, और ये जो है सोनार जो है ये जो बड़े बड़े शिप होते हैं, जहाज होते हैं, उनकी अंदर की जो गहराई है उसको मापने में किया जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस लेंस में सदैव एक आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये जो आपका अवतल लेंस है यानी कि जो कॉनकेव लेंस है वह हमेशा आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। यहाँ पे अवतल लेंस कर लेना, क्योंकि उत्तल लेंस वो 6 प्रकार के अलग अलग इमेज बनाता है, लेकिन छोटा आभासी और
सीधा हमेशा अवतल लेंस ही बनाएगा। ओके, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो देखिए समतल दर्पण जो मैग्नीफाई करता है ये एक ही होती है इसकी। ओके, आवर्धन क्षमता का मतलब मैग्निफिकेशन, यानी कि समतल दर्पण वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है। जैसे हम समतल दर्पण के जब सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो वस्तु के बराबर यानी कि हमारे ही साइज का बनता है। उत्तल लेंस की क्षमता, वे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है यानी जो पावर होता है वो प्लस में होता है, जबकि अवतल लेंस का होता है माइनस में। ओके, तो यहाँ पे प्लस और माइनस यानी कि अ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में क्यों होती है? क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो जिधर ऑब्जेक्ट उसके अगेंस्ट होती है यानी कि दूसरी दिशा में, जबकि अवतल की जिधर ऑब्जेक्ट उधर की दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि जो पावर बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पे जो क्षमता है वो फोकस दूरी से निकलेगी। ओके, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। अपवर्तनांक नापने के लिए हम nm बराबर c/v फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो हीरे का अपवर्तनांक दिया हुआ है, हीरे का अपवर्तनांक यानी कि nm बराबर जो है c/v से निकलता है। c यहाँ पे प्रकाश की चाल है, c का मान हमेशा फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। और यहाँ पे अपवर्तनांक दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 2.42। तो इस प्रकार से आप v का मान निकाल सकते हैं या हीरे के अंदर प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। तो v बराबर हो जाएगा c/nm। nm का जो मान है यहाँ पे दिया हुआ है, जब हम 2.42 का 3 × 10⁸ में भाग देंगे तो ये आ जाएगी हीरे के अंदर प्रकाश की चाल। तो nm बराबर c/v यानी कि अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की जो चाल है निर्वात में, वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल। तो ये अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है इस फॉर्मूले की सहायता से। अगला है क्वेश्चन हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। ओके, और जो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कई बार पूछी जाती है, तो वो भी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट है हमारा अगला है नींबू में होता है। तो देखिए नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है? नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। और लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दही में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे स्टोमच में होता है। और टार्ट्रिक जो अम्ल होता है ये इमली के अंदर होता है, यानी टैमरिंड के अंदर होता है। सांद्र अम्ल में जब जल मिलाते हैं तो मिश्रण बाहर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हीट रिलीज होती है यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसीलिए हम जो है कंसनट्रेट जो आपका एसिड होता है, चाहे वो HCl हो या H2SO पर, उसमें अपन एसिड वाटर मिलाते हैं, यानी कि जब थोड़ा थोड़ा वाटर जब हम उसमें मिलाते रहते हैं तो जो है ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सिरका, देखिए यहाँ पे हमें सुमेलित करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरका जो है, और सिरका है, इसके अलावा टमाटर है, चींटी का डंक है और दही है। तो दही के अंदर कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। और टमाटर के अंदर कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। चींटी के डंक में कौन सा एसिड? मेथनोइक एसिड। और सिरके के अंदर एसिटिक एसिड। तो ये आपको याद रखने हैं। मेथनोइक अम्ल का फॉर्मूला है HCOOH। ओके, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH। ओके, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3CHOH। और ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला है COOH ट्वाइस। ओके, यहाँ लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला नहीं आ सकता, तो लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, CH3CHOH। यहाँ पे जो H है एक तरफ ऊपर होगा और OH एक तरफ नीचे होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। लैक्टिक एसिड जो कि दही के अंदर होता है, लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अमलगम, तो देखिए जब भी कोई धातु के साथ जब पारा होता है तो उसको अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम के साथ अगर Hg है तो वो कहलाएगा सोडियम अमलगम। नया है पीतल, तो पीतल के बारे में कॉपर प्लस जस्ता ये आपको बता ही दिया। कॉपर यहाँ पे 70%, जस्ता 30%। सोल्डर जो होता है, लेड के साथ टीन होता है सोल्डर, और गहने बनाने के लिए सोने के साथ तांबे का यूज़ किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट है हमारे सवाल हैं वो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं। एक तरफ ग्लैंड्स दी गई है और एक तरफ उनसे निकलने वाले हार्मोन। तो देखिए अग्नाशयी ग्रंथि जो होती है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। वृषण जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। अंडाशय जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। पीयूष ग्रंथि वो वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है और एड्रिनलिन ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है। तो सारे यहाँ पे मैच करा दिए हैं। अग्नाशय, इंसुलिन, वृषण, टेस्टोस्टेरोन जो कि नर के अंदर गौण लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है। सेकेंडरी अंडाशय, एस्ट्रोजन हार्मोन, थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन चाहिए। साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन और एड्रिनल ग्रंथि जिसको डू एंड डाई हार्मोन यानी कि लड़ो या करो या मरो या भागो हार्मोन भी कहते हैं, जो कि एड्रिनलिन हार्मोन जो कि एड्रिनलिन ग्लैंड्स के द्वारा, और एड्रिनलिन ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होती है। नेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्य दोस्तों तक भी तुरंत उन तक पहुंचाएं। अमीबा, स्पाइरोगायरा और यीस्ट में कौन सा लक्षण प्रजनन का प्रकार है? तो देखिए इनमें अलैंगिक जनन के रूप में प्रजनन करते हैं, सभी एक कोशिकी हैं। तो देखिए यहाँ पे यीस्ट और सभी लैंगिक जनन के रूप में प्रजनन करते हैं, सभी बहुकोशिकीय तो गलत। यहाँ पे लैंगिक प्रजनन करते हैं ये भी गलत, सभी एक कोशिकीय ये भी गलत, सभी वे अलैंगिक जनन के रूप में प्रजनन करते हैं। बिल्कुल अमीबा अलैंगिक जनन करता है, स्पाइरोगायरा में भी फ्रेगमेंटेशन द्वारा जनन होता है, यीस्ट के अंदर भी बडिंग द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो अ है वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन अ। ओके, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें पूरे जीव का निर्माण शरीर के किसी हिस्से से होता है, तो इसको कहते हैं रीजनरेशन, यानी कि रीजनरेशन प्लेनेरिया के अंदर होता है। आप सभी को पता है प्लेनेरिया ऐसा जीव है जिसके एक बॉडी के किसी भी हिस्से से जब हम उसको वर्टिकली जब हम इसको काटेंगे तो नए जीव का निर्माण हो जाता है। प्लेनेरिया के अंदर पुनरुद्भवन, मिसिंग पार्ट से पूरी बॉडी का निर्माण। अगला है इस डायग्राम के अंदर जो चित्र दिखाया गया है अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो देखिए यहाँ पे ये हाइड्रा है, जीव का नाम क्या है यहाँ पे? हाइड्रा, ये भी याद रखना आपको, हाइड्रा है। ओके, और हाइड्रा में ये जो है अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो ये है बडिंग यानी कि मुकुलन। कौन सी विधि? मुकुलन। साथ ही साथ ये हाइड्रा के ये जो है ये बड है, ये बड है। जब ये बड आगे जाके बड़ी हो जाती है इनको कहते हैं टेंटेकल्स, टेंटेकल कहते हैं इनको, याद रखना, टेंटेकल्स। ओके, और ये जो बड है जब बड बड़ी हो जाती है तो मूल हाइड्रा से अलग हो जाती है, तो इसको कहते हैं बडिंग। ओके, हाइड्रा सिलेंट्रेटा वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन वो बढ़ते हैं आगे की तरफ। कायिक प्रवर्धन, तो देखिए कायिक प्रवर्धन में युग्मक निर्माण या निषेचन नहीं होता, ये बात भी सही है। पादप के किसी भी भाग का अलैंगिक विधि द्वारा विकास होता है, बिल्कुल ये भी है। तो यानी कि जड़, तना और पत्ती से अगर पूर्ण पादप का निर्माण हो रहा है तो वो है कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए जड़, तना और पत्ती से, जड़ के द्वारा जैसे शकरकंद के अंदर, तना यानी कि आलू के अंदर, और पत्ती यानी कि ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक लंबे पौधे यानी कि बड़ा टी और क्रॉस किया जाता है इसका छोटे टी के साथ, यानी कि लंबे पौधे का बोने पौधे के साथ क्रॉस कराने पर होने वाली समस्त संतति लंबेपन को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे लंबापन प्रभावी है, इसलिए जो पहली जो संपत्ति है यानी कि पहली पीढ़ी में इस तरह का यानी कि जो है यहाँ पे लंबापन आगे जो है यानी कि ये प्रभावी है, इसलिए पहली पीढ़ी में 100% जो प्लांट्स है वो सभी लंबे प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस वो हैं, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो ये वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर, तो वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन द अपना करेक्ट आंसर। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का यूज करते हैं? तो वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ये भी याद रखना। और कौन सी कंडीशन में? कॉनकेव मिरर के अंदर 7 डायग्राम बनते हैं, तो आखिरी पोजीशन में जब वस्तु को हम P और F के बीच, वस्तु को जब पोल और F यानी कि फोकल के बीच में रखते हैं तब जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा और आवर्धित बनेगा। तो इसलिए कॉनकेव जो दर्पण है यानी कि जो अवतल दर्पण इसका यूज करते हैं। दर्पणों की सभी दूरियां किस बिंदु से नापी जाती है? देखिए दर्पण के अंदर सभी दूरियां पोल यानी कि ध्रुव से मापी जाती है। जो दर्पण जो होता है उसका जो जहाँ रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसका जो सेंटर है इसको कहते हैं अपन पोल, तो यहाँ से मापी जाती है सभी दूरियां पोल से। जबकि प्रकाशीय केंद्र ही इसमें जो लेंस है, लेंस की बात की गई यहाँ पे, तो लेंस जो है
लेंस की जो दूरियां हैं लेंस के अंदर वो वक्रता केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दर्पण की जो सभी दूरियां हैं वो पोल से मापी जाती है यानी कि पी से मापी जाती हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। डायोप्टर किसका मात्रक है, तो डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति का मात्रक है। तो लेंस की शक्ति यानी कि डायोप्टर जो है पावर ऑफ लेंस, और इसका जो फॉर्मूला P बराबर होता है 1/f। यहाँ पे जो फोकस दूरी है वो आपको हमेशा किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। किस में लेनी है, मीटर में। ओके, तो लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, वो है डायोप्टर। अगला, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर। देखिए वास्तविक जो प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या दीवार पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, किसको, वास्तविक को। जबकि जो काल्पनिक इमेज होता है, आभासी इमेज होता है, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यही अंतर है इन दोनों में। अगला है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या जो r होती है वो फोकस दूरी के डबल के बराबर होती है, यानी कि r बराबर 2f के बराबर होता है। और f हम निकालेंगे तो r का r/2 कर दीजिए। ओके, प्रकाश स्पेक्ट्रम में 7 रंग जो हैं वो हैं सातों रंग आपके यहाँ पे VIBGYOR। वेबग्योर से याद रख लेना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सातों रंग हैं प्रकाश स्पेक्ट्रम के। यहाँ जो है वायलेट यानी बैंगनी रंग है ये सबसे ज़्यादा फैलता है, इसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है, जबकि रेड जो रंग है इसका सबसे कम होता है। यानी कि बैंगनी रंग जो है इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है, और रेड जो है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी कम होती है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के दो उपयोग बताएं। देखिए उत्तल दर्पण जो है इसका उपयोग हम वाहन के लिए साइड ग्लास में करते हैं। पार्श्व साइड ग्लास यानी कि साइड जो दर्पण होता है वाहन में वहाँ करते हैं, शेविंग में करते हैं। ओके, इसका एटीएम में भी यूज़ किया जाता है अवतल दर्पण का। एटीएम मशीन में वाइड एरिया को देखने के लिए ये हम बता रहे हैं आपको उत्तल दर्पण की। ओके, ये भी याद रखना आपको। अवतल का यूज़ तो बहुत जगह किया जाता है। अवतल दर्पण का यूज़ आपको पता होगा, आपके सर्च लाइट में किया जाता है। इसके अलावा सर्च लाइट के अलावा वाहन जो है उनकी हेडलाइट में किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग बैटरी होती है उनके आगे भी उसमें किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग हम सोलर फर्नेस में भी करते हैं। तो बहुत जगह इसका यूज होता है अवतल दर्पण का। अगला है, एक लेंस की जो क्षमता है वो +2 डायोप्टर है, यानी कि जो पावर दिया हुआ है यहाँ पे। तो फोकस दूरी देखिए, तो देखिए f बराबर होगा 1/p। p का जो मान है वो यहाँ पे है, वो दे रखा है 2d यानी कि ये जो है 1/2d। ओके, यानी कि ये जो दूरी है मीटर में है। ओके, तो यहाँ पे 1/2 पर मीटर यानी कि मीटर -1। तो जब ये मीटर ऊपर जाएगा मीटर -1 तो ये 1/2 यानी कि आधा मीटर हो जाएगा। आधा मीटर का मतलब होता है आधा मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, आंसर आपका। नेक्स्ट है, वाहनों के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण बड़े क्षेत्र को यानी कि ये वाइड एरिया को बड़े क्षेत्र को दिखाता है, यानी कि लार्ज एरिया को दिखाता है, बड़े क्षेत्र को दिखा देता है, यानी कि जो वाइड एरिया इसमें दिखाई देता है इसलिए। ओके, पूरा बड़ा एरिया इसमें दिखाई देता है, यानी कि पूरा रोड हमें दिखाई दे इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। एटीएम मशीन में भी बाहर आपने देखा होगा ऊपर जो पीछे का जो पूरा एरिया हमें दिखाई देता है, यानी कि वाइड एरिया को ये छोटा करके दिखा देता है। ओके, और वस्तु हमेशा इसमें छोटी दिखाई देती है। किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है। तो देखिए दर्पण है तो ये अवतल दर्पण में होगा ऐसी कंडीशन, केवल अवतल में, क्योंकि उत्तल तो हमेशा देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण जो है हमेशा छोटा बनाएगा, यानी कि वस्तु के आकार का, और उल्टा ये जो है आपका अवतल दर्पण। और ये किस कंडीशन बनाएगा, जब वस्तु को हम सी पर रखेंगे तब इमेज आपका बनेगा सी पर ही बनेगा, और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा और उल्टा बनेगा। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी वो होगी अनंत। ओके, यानी कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इन्फिनिटी होती है। टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है,
तो ये अपवर्तन की परिघटना के कारण जो है सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है या अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, या अपवर्तन की परिघटना के कारण विलंब सूर्यास्त और पूर्व सूर्योदय हो जाता है, और इसी कारण जो है आसमान के अंदर तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत सारी परिघटना है अपवर्तन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, वो है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो देखिए यहाँ पे जो लाल रंग है उसका स्केटिंग, तो यहाँ पे प्रकीर्णन की परिघटना के कारण प्रकीर्णन जो है वो लाल रंग का सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है, सबसे कम, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और आवृत्ति कम, सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, इसलिए ओके इसलिए। और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का नीला रंग इसलिए दिखाई देता है कि जो वायुमंडलीय जो रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन, नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, ये याद रखना, नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, यानी कि वायुमंडलीय प्रकीर्णन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन की परिघटना के कारण ये होता है। यहाँ पे नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि नीले रंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, ओके। क्योंकि जब आसमान के अंदर जब हम यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडलीय प्रकीर्णन की परिघटना के कारण यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये घटनाएं होती है। अपवर्तन होने का कारण क्या है। तो देखिए अपवर्तन का कारण ये है कि जब कोई प्रकाश किरण अलग अलग माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण का अपने मूल मार्ग से अपने मार्ग से विचलित होना, ठीक है, ये आपको याद रखना, मार्ग से विचलित हो जाना डाइवर्ट होने के कारण ही होता है ये, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का जो है स्पीड अलग अलग होती है। तो इसलिए जब प्रकाश किरण जब डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है, और रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड घट जाती है, इसलिए वो डाइवर्ट हो जाती है, और इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि में तो कोई दोष नहीं, यानी कि दूर का दिखाई नहीं देता, ये याद रखना है, ओके। जब दूर का दिखाई नहीं देता तो उसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, तो अल्पतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी पूछा जाए तो वो है अनंत। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत द्वारा कार्य करने की जो दर है वो विद्युत शक्ति कहलाती है, और विद्युत शक्ति P बराबर होता है VI, ये इसका फॉर्मूला है P बराबर VI। और इसके और भी फॉर्मूले हैं, V बराबर जब हम IR रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा I का स्क्वायर इंटू R, और जब हम इसका I बराबर रखेंगे V अपॉन R तो यहाँ हो जाएगा V का स्क्वायर अपॉन R, ये भी पावर के लिए फॉर्मूला है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, I स्क्वायर इंटू R। देखिए यहाँ नीचे तीनों ही फॉर्मूले का यूज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों ही फॉर्मूले आपके यूज़ हो रहे हैं नीचे। देखिए कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो तीनों फॉर्मूले आप ऊपर देख सकते हैं, ये भी हैं, VI भी हैं, और I स्क्वायर इंटू R ये भी हैं, और V का स्क्वायर अपॉन R भी है। तो यहाँ पे आंसर, गलत आंसर का आपको चयन करना है, तो यानी कि ये जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी कि I इंटू R स्क्वायर ये फॉर्मूला विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, ये तीनों ही करते हैं। देखिए ये और ये तीनों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो है रो बराबर RA/L, इस फॉर्मूले से आता है। तो ये इसका है ओम इंटू मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर। अगला, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर करता है, तो सबसे पहली बात ये लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा जो है ये उसके सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट के उसके ऊपर भी, मोटाई पर भी निर्भर करता है, सेक्शन एरिया पर, और तीसरा है जो भी चालक है उसकी प्रकृति पर, उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो तीन चीज़ें हैं, एक तो है लेंथ, एक है इसका सेक्शन एरिया, और एक इसकी नेचर।
विद्युत परिपथ में अमीटर और वोल्टमीटर को किस क्रम में, तो अमीटर जो है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। अमीटर को सीरीज में किसको जोड़ते हैं, अमीटर को, ये याद रखना। और जो वोल्टमीटर है इसको कौन से क्रम में जोड़ता है, इसको पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में, समांतर बोलो या पार्श्व बोलो एक ही बात है, किसको, वोल्टमीटर को। ओके, और श्रेणी क्रम में किसको जोड़ते हैं, अमीटर को। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में अमीटर को, जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। उस युक्ति का नाम बताइए जिसका प्रतीक यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस दे रखा, तो ये विद्युत सेल है। ओके, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, तो ये क्या है, विद्युत सेल है। क्या है ये, एक तरफ प्लस और माइनस। जब बहुत सारे सेल जुड़ जाते हैं तो वो कहलाती है बैटरी। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति। तो देखिए एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं और जिंक के ऑक्साइड होते हैं, ये उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका उपयोग करते हैं, निकल का उपयोग करते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर। और कौन सा द्रव अवस्था में पाई जाती है, निम्न में से कौन द्रव अवस्था में पाई जाती है, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा, मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ विलय नाइट्रोजन यौगिक के रूप में वृक्क में किस रचना द्वारा निकाले जाते हैं, तो ये है नेफ्रॉन द्वारा, यानी नेफ्रॉन ही हमारे जो किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। रक्तदाब मापा जाता है स्पिग्मोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 80 mmHg और 120 mmHg होता है, ये भी याद रखना आपको। जड़ें होती है, तो ये होती है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी कि जो ग्रेविटेशन जिधर है उसकी तरफ होती है जड़ें, यानी कि जड़ें नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ होती है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, इसको सही कर लेना, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये जो है टेस्टिस द्वारा, यानी कि वृषण के द्वारा। ओके, टेस्टिस यानी कि वृषण के द्वारा। ओके, ओजोन परत में पाई जाने वाली गैस, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, O3 इसका फॉर्मूला है, यानी कि 3 है, ये याद रखना है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है शेविंग दर्पण के रूप में इसके में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं शेविंग दर्पण में। ओके, और पानी से भरी बाल्टी की तली का सिक्का जो है किस घटना के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये अपवर्तन की परिघटना के कारण उभरा हुआ दिखाई देता है। 12 वोल्ट विभवांतर के, देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, V बराबर दे रखा है, इसको अपन V बराबर W/Q होता है, इसका अपन W जो यानी कि जो वर्क है ये दिया हुआ है, वर्क हमें पूछा गया है, तो वर्क बराबर V × Q। तो V का मान दे रखा है 12 और Q का मान, तो यहाँ पे 12 दूना 24 यानी कि 24 जूल हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ये है फैराडे। और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R जो है वो फोकस दूरी में किस प्रकार, तो देखिए R बराबर होता है, वो होता है R बराबर 2f के बराबर होता है, यानी कि 2 गुना होती है फोकस दूरी का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। मानव में पाचन तंत्र शुद्रांत और वेदांत के मध्य पाई जाने वाली संरचना है, तो ये क्रमिरूपी परिशिका है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है और संतुलन के लिए भी, तो सभी आएगा यहाँ पे, यानी कि जो ऑप्शन जो द है वो आपका करेक्ट आंसर। ओके, लेशमेनिया में, तो लेशमेनिया के अंदर द्विखंडन होता है, लेशमेनिया के अंदर द्विखंडन। विकास की दृष्टि से कौन से हमारी किससे अधिक समानता है, तो विकास की दृष्टि से पूछा जाए तो चंपांजी, क्योंकि चीन के विद्यार्थी तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। और नेक्स्ट जो है, क्योंकि वो तो हम ही है, चीन का विद्यार्थी का मतलब हमारे जैसे ही बिल्कुल कॉपी हमारी। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, जल का परिवहन करते हैं जाइलम। फोटोग्राफी में देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। रसायनों का राजा है H2SO4 यानी कि गंधक का अम्ल। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये भी याद रखना है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या R दे रखी, तो R का आधा कर दीजिए, यानी कि 16 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है आपके मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर बनता है। प्रतिरोधकता का मात्रक आपको पहले ही बता दिया, ओम इंटू मीटर है, ये ओम है और ये मीटर है, ये रेजिस्टिविटी का मात्रक है। दुर्बल अम्ल है, तो देखिए यहाँ पे एसिटिक अम्ल, दुर्बल अम्ल है, ये सब जो है ये सब प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है हमारा
ये आपको आमाशय और ग्रहणी के मध्य पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियाँ, तो देखिए आमाशय और ग्रहणी के बीच पाचक ग्रंथियाँ है। अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया, इन दोनों क्रिया को पर मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। पत्थर चट्टा यानी कि ब्रायोफिल्म, ये कायिक प्रवर्धन होता है पत्थर चट्टा में, और किसके द्वारा होता है, ये लीव्स के द्वारा होता है यानी कि पत्ती के द्वारा होता है। ओके, और हरे पौधे स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो है किडनी, क्योंकि किडनी ही इसी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं 10 लाख, जो कि इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। नोबल धातु किसके अंदर घुल जाती है, तो ये एक्वारेजिया के अंदर घुल जाती है। एक्वारेजिया के अंदर क्या है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है और HNO3 है, ये तीनों दोनों ही है 3:1 के रेशो में है। तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का कंसनट्रेट सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है, इनका जो मिश्रण है वो कहलाता है अम्लराज, और यह जो आपकी जो सोना चांदी वगैरह को डिजोल्व कर सकता है। उदासीन यौगिक का pH कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि 7 से नीचे अम्ल होता है और 7 से अधिक pH वाला क्षार होता है। सबसे हल्की गैस है, तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, तो ऑप्शन जो अ है वो आपका करेक्ट आंसर है। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसको उत्तल दर्पण का उपयोग शेविंग इसमें करते हैं अपन। शेविंग दर्पण में देखिए टार्च के अंदर अवतल का, सोलर भट्टी में अवतल का, और दर्पण वाहन में भी अवतल का, तो यानी कि जो ऑप्शन जो ब है वो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। देखिए आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन मज़ेदार है। कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी कि दूर की को नहीं देख सकता, यानी कि दूर का उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको निकट दृष्टि दोष है, यानी कि निकट की दृष्टि में तो कोई दोष नहीं, दूर का दिखाई नहीं देता है, तो उसको निकट दृष्टि दोष है। ओके, क्योंकि इसका नाम के विपरीत काम है। दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर के में तो कोई दिक्कत नहीं, निकट का दिखाई नहीं देता है, तब उसको दूर दृष्टि दोष होता है। और यहाँ पे इसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो यानी कि इसको निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि दूर का दिखाई नहीं देता है। और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट हावर बराबर 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। हरे पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया में हरे पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, सभी ऑक्सीजन लेते हैं, चाहे मनुष्य हो या पौधे हो, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सोडियम अमलगम मिश्र धातु में सोडियम तथा इसके साथ मिलाया जाता है मरकरी। ओके, CO2 में संचित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखिए जो CO2 है इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन ले लीजिए, यहाँ पे 2 इसके साथ साझा कर दीजिए, इधर भी इसके साथ साझा कर दिए। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये कर दीजिए, तो इधर भी आप 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके बता दीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया अपना कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए ये, और इधर भी इसके पास भी 8 और इसके पास भी 8। ओके, FeSO+ + CuSO4 बराबर FeSO4 Cu1। तो ये अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन, ये भी याद रखना है आपको, ये विस्थापन अभिक्रिया है। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो देखिए आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा यानी कि I कहते हैं। विद्युत I बराबर होता है Q/T, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर होता है Q/T विद्युत धारा। और परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है सब जगह समान होता है परिनालिका के अंदर। देखिए परिनालिका जो होती है ये परिनालिका है, इस पे जब हम करंट फ्लो कराते हैं किसी बैटरी की सहायता से, तो जब करंट फ्लो होता है तो परिनालिका के चारों ओर इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है, इस तरह का। तो इसके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान सब जगह क्या रहेगा, समान होगा। अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ से ये जो चुंबकीय तरंग जो है, चुंबकीय बल रेखाएं इधर से यूँ गुजरेगी। ये नॉर्थ है तो इधर साउथ है, तो साउथ से ट्रांसफ़र होती है और नॉर्थ से इस तरह से निकलती है। ओके, तो ये परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड है। ओके,